गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स अड्डा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे ब्रैटली को बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो इनका नाम है माइल जेडिनक। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। और अभी विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जब अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम बन गया तो ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। सेकंड वाला है ऑस्ट्रेलिया का, एंड थर्ड जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा जयपुर में। तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। अगला है हमारा, हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश से संबंधित है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। ओके। नेक्स्ट है हमारा, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो फैमपे ने इसको लॉन्च किया है। फिर हमारा, किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। 17 जुलाई को। जिसका मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पे, तो नीदरलैंड द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। अगला है हमारा, विश्व की सबसे सस्ती कोरोना डायग्नोस्टिक किट का नाम क्या है। तो इसका नाम है कोरोश्योर, और इसको डेवलप किसने किया है, आईआईटी दिल्ली ने इसको डेवलप किया है। अगला है हमारा कि कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा कोच लगाया है। तो इसका नाम है पोस्ट कोविड कोच, और इसको बनाया किसने है, तो पंजाब के कपूरथला में जो रेल कोच फैक्ट्री है उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला हमारा, गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स में यह निवेश किया जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा कितने पत्रकारों को 2020 का इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे 4 इमेज देख रहे हैं, तो 4 पत्रकारों को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है देख लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, क्या नाम है, बांग्लादेश के शाहिदुल आलम हैं। ईरान से मोहम्मद मोर्शिद हैं। नाइजीरिया से डोपो ओल रुन्योमी हैं। और रूस से श्वेतलाना प्रोकोपायवा हैं। ठीक है। तो इन चारों पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशोध में गिरफ्तारी या आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा। मतलब जो भी ये रिपोर्टिंग के दौरान इनको कई बार जेल हो चुकी है। ठीक है। तो इस वजह से इन लोग को यह अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने इतने करेज के साथ काम किया है। ठीक है। इनके अलावा वकील अमल क्लूनी को ग्वेल एफएल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो अमल क्लूनी ब्रिटेन से, क्योंकि बाकी सबका तो मैंने बता दिया कि शाहिदुल आलम बांग्लादेश से हैं, मोहम्मद मोशिश यहाँ ईरान से हैं, डोपो नाइजीरिया से हैं, और श्वेतलाना रशिया से हैं। ठीक है। तो अमल क्लूनी कहाँ से हैं, ये ब्रिटेन से हैं। और सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून और मानवाधिकारों में इनकी विशेषज्ञता है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक वकील के रूप में काम करती हैं और कई पत्रकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में काम करती हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पे रखा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा किससे है, रैंक से। अगर आप देखेंगे तो जो एग्जाम का पैटर्न रहता है उसमें रैंक हो गया, बुक एंड ऑथर, इन सब टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। बात आती है कि चलो आज मैंने ये रैंक पढ़ा दिया, पता नहीं अगला रैंक कब आएगा, फिर अगला आप कब पढ़ोगे। तो इसीलिए इन सभी जो भी रैंक से जो भी क्वेश्चन है या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर जिन्हें हम कह सकते हैं, ये क्लासेस आपकी डेली दोपहर में 12 बजे चल रही हैं। अगर आप 12
ये नहीं देख पाते हैं तो आप स्टडी 91 टॉपिक वाइज करंट अफेयर डाल के सर्च करिए और वहाँ पे टॉपिक वाइज आप इस तरह के सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। जैसे एक दिन पूरा रैंक इंडेक्स पढ़ लीजिए, जीआई टैग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात आती है कि भारत का रैंक क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत तीसरे स्थान पे है। चलो ठीक है, भारत तीसरे स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे कौन है और पहले स्थान पे यहाँ पे चीन और अमेरिका जो हैं ये शीर्ष 2 स्थानों पे है। याद रखिएगा कौन कौन, चीन और अमेरिका, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है ताकि यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत में 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था ना तो क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत नीचे चली गई थी, ठीक है, और भारत के पास जो ऑयल रिजर्व करने की कैपेसिटी है वो हो चुकी है फुल। लेकिन अभी भी भारत, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या है ये प्राइस अब बढ़ रही है, तो भारत ऑयल रिजर्व करना चाहता है लेकिन उनके पास स्पेस नहीं है, तो इसके लिए वह किससे साझा कर रहा है, अमेरिका के साथ। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया भारत ने किसके साथ, अमेरिका के साथ। अभी भी भारत अमेरिका से तेल खरीदेगा लेकिन स्टोर कहाँ पे करेगा, वहीं पे, मतलब किराए या फिर लीज पर ले रहा है अमेरिका में वो तेल रखने के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। और भारत में जितना भी है अपने पास वो फुल हो चुका है। जैसे अगर हम लोग बात करें कितना है, ठीक है, क्वेश्चन आता होगा मन में कि कितना है जो फुल हो चुका है, तो इंडिया के पास केवल 39 मिलियन बैरल का ही स्टोर पावर है और अभी क्या है वो ऑलरेडी कर चुका है। जबकि इस जो हमारे से बड़ी कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका हो गया, तो अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल स्टोरेज की कैपेसिटी है, चाइना के पास 550 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है, जापान के पास 528 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है, साउथ कोरिया के पास 214 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है। ठीक है, तो अभी भारत के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रूड ऑयल को खरीद ले, लेकिन यह रिजर्व भर चुका, तो इसलिए अब क्या है, नया रिजर्व बनाना होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे को बैन कर दिया है, तो यूनाइटेड किंगडम ने इसको बैन कर दिया है। हुआवे की बात करें तो चीन की बहुत बड़ी कंपनी है और 5G नेटवर्क को सबसे सस्ते में उपलब्ध करा रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, लोगों को आकर्षित करना, वहाँ पे इन्वेस्ट करना। हालांकि चीन को डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीन में मतलब चीन के जो लोग मोबाइल या फिर ऐप यूज़ करते हैं उसमें सिक्योरिटी बहुत ही लो होती है। ठीक है, तो ब्रिटेन के PM है बोरिस जॉनसन, इन्होंने ब्रिटेन की तमाम कंपनियों से कहा है वो 5G नेटवर्क से हुआवे के डिवाइसों को हटा लें। और वहाँ की सरकार ने अपने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों से कहा है कि 2027 तक चाइनीज डिवाइसों को हटा दे, वो चाहे 4G हो या फिर 3G हो। रीज़न क्या है इतनी बड़े डिसीजन का, एक तो हांगकांग का मुद्दा जिसपे ब्रिटेन चीन से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। ठीक है, ब्रिटेन ने चीन को 1998 में हांगकांग सौंपा था और तब यह शर्त 50 साल तक वहाँ पर स्वायत्तता बनी रहेगी, लेकिन चीन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाकर वहाँ की स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। ठीक है, और इससे पहले अमेरिका ने ही बैन कर दिया था हुआवे कंपनी को। ठीक, अब हुआवे कंपनी के CEO कौन है, रेन झेंगफेई। स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 1987। मुख्यालय है शेंजन, चीन में। अगला हमारा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है, तो 2024 है, मार्च 2024 है इसे शुरू करने की समय सीमा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये जानकारी किसने दी, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव, विनोद कुमार यादव हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, और उन्होंने यह जानकारी दिया। बोर्ड ने यह भी कहा कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अच्छा, 2 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो रेलवे से भी हाल ही के थे। एक तो पोस्ट कोविड कोच वाला जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने इसको बनाया है, और दूसरा है कि भारत कब तक अपनी भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने का लक्ष्य रखता है, तो 2030 तक। ठीक, तो अभी आ गया है ऐप, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर ले। इसके साथ साथ आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। अगला हमारा,
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो क्या लगता है कि यहाँ पे निजी सचिव के रूप में किसे चुना गया है? प्रवीण सिद्धार्थ को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी हैं प्रवीण सिद्धार्थ, इनको रामनाथ कोविंद का निजी सचिव चुना गया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? विक्रम सिंह का, ठीक है, जिन्हें हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति हैं कौन? रामनाथ कोविंद है भारत के राष्ट्रपति। अगला हमारा भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इनको सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और यह वहाँ के 9वें प्रेसिडेंट हैं। अगर इनके एंसेस्टर की बात करें तो ये इनके जो पूर्वज है वो कहाँ के हैं? बिहार के। इससे पहले भी 1980 के दशक में भारतीय मूल के राम सेवक शंकर भी वहाँ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सूरीनाम की बात करें तो वहाँ के 27% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन है। ठीक है, और ये सीमा किससे बनाता है? गुयाना, ब्राजील, फ्रेंच गुयाना से सीमा बनाता है। 25 नवंबर 1975 को इसको आज़ादी मिली थी। इसकी राजधानी क्या है? पारामारिबो। ठीक, अगर हम लोग बात करें तो उनके पूर्वज भारतीयों को क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहे जाते थे। ठीक, और यहाँ पे ज़्यादातर मूल रूप से लोग कहाँ के? बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। सूरीनाम में 27% लोग भारतीय मूल के हैं, ये याद रखिएगा, और यहाँ पे भोजपुरी भी बोली जाती है। अगला हमारा, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो समझ में आ गया, जिसको फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें डॉक्टर का एक कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? मेडिकैब। ठीक, इस हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना जैसी सुविधा मिलेगी। मॉडुलस हाउसिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम रविचंद्रन के मुताबिक केरल में इस पायलट प्रोजेक्ट से माइक्रो अस्पतालों की अहमियत को साबित करने में मदद मिलेगी। ठीक, मेडिकैब फौरन समाधान करने में कारगर है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर वाली मसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया? तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ का होगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से उसको रखा जाता है हमेशा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन 16 जुलाई को हो गया कोविड-19 की वजह से। वह किस पीठ के आचार्य थे? तो ये स्वामी नारायण पीठ के आचार्य थे, याद रखिएगा, और इस संस्था के प्रमुख थे। सन्यासी आचार्यों के वंश में वे 5वें उत्तराधिकारी थे और गुजरात के मणिपुर श्री स्वामी नारायण संस्थान के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।